हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक और नई सक्सेस स्टोरी। आज हम बात करेंगे रजत से कि कैसे उन्होंने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। और इनकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि ये एग्जामिनेशन को इन्होंने 3 बार दिया है और तीनों बार क्वालिफाई किया है, बट अलग अलग कैटेगरी से। तो किस तरीके से आप एक बार क्वालिफाई करते हो तो दूसरी कैटेगरी पे जाने के लिए कैसे मेहनत करते हो, और फिर फाइनली अपना जो एक सपना होता है कि नेट करने के बाद जेआरएफ भी करना है, पीएचडी में एडमिशन लेना है, वो चीज़ हम पूरी कर पाते हैं। और कैसे बढ़ते ट्रेंड में पैटर्न जब चेंज हो रहा है, चीज़ों के पूछने के तरीके में चेंज आ रहा है क्वेश्चंस के, तो उसको कैसे टैकल किया एंड कैसे बढ़िया तरीके से जो है तैयारी की। एंड येस, आई रिमेंबर कि आप लास्ट टाइम जो है बैच में एनरोल हुए थे और कैसे वहाँ से आपने तैयारी में अपने डिफरेंस देखा, वो सारी चीज़ें भी आप ज़रूर बताइएगा, सो दैट जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं और रिपीट करना चाह रहे हैं इस बार, वो कैसे अपनी चीज़ों को लेके चलें, स्ट्रेटेजाइज करके चलें, सो दैट उनके लिए ये चीज़ें बेटर हों कि वो अच्छे से समझ लें इस एग्जामिनेशन को। तो वेलकम रजत, वेलकम टू द चैनल। एंड यस, आप अपनी बताइएगा स्टोरी और कैसे ये एग्जामिनेशन के बारे में आपको पता लगता है, कैसे आप स्टार्ट करते हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जानते हुए चलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। ये मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जब मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था। तो उस वक्त मेरा ये था कि एमबीए करनी है, बट देन आई शिफ्टेड टू एमकॉम क्योंकि मुझे नेट के बारे में पता चला, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में पता चला, तो फिर मैंने वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी। तो मास्टर्स के फाइनल ईयर में मैंने जर्नी स्टार्ट करी अपनी, और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जून 24, जो बेसिकली लीक हो गया, फिर उसके बाद पेपर पोस्टपोन, काफी सब चीजें हुई। तो जब वो एग्जाम मैंने दिया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट तो निकल गया, मैं काफी खुश था, नेट निकला। फिर ये था कि अब जेआरएफ पे फोकस करना है और जेआरएफ निकालना है। फिर अभी जैन अटेम्प्ट हुआ और थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस कह दो, या फिर ये होता कि प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई 2 महीने में, तो मैं 2 नंबर से रह गया नेट क्वालिफाई करने में। फिर मैंने पेपर एनालिसिस किया पूरा कि कहाँ दिक्कत हुई, क्या हुआ। फिर जेआरएफ अड्डा पे मैं पहले मैराथन वीडियोस देखता था आपकी, उससे ही प्रिपेयर कर रहा था, और 1-2 चैनल्स और थे जिससे मैंने प्रिपरेशन करी थी सेल्फ स्टडी में। तो मैंने जेआरएफ में, और मेरे एक फ्रेंड था, हम दोनों ने लिया जेआरएफ अड्डा से हमें पढ़ना है। तो उसने तो मिड में छोड़ दिया क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई एक स्कूलिंग में, बहुत अच्छा स्कूल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैं कंटिन्यू रखा अपनी जर्नी को। तो मैंने इस बार क्या करा, अपने पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक चीज थी जो बहुत अच्छे से आती है और एक जो मुझे नहीं आती है। तो पेपर 1 में जो चीजें मुझे अच्छे से आती थी वो थी डीआई, मैथ्स हो गई, और कम्युनिकेशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत ही अच्छे से आता था क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले शायद केवीएस मदान सर की बुक पढ़ी थी, तो वहां से कंसेप्ट क्लियर थे। फिर आपके भी नोट्स से मेरे पास इस बार, तो उसमें से भी पढ़ा। फिर आता है कि क्या नहीं आता, जैसे थी लॉजिकल रीजनिंग। तो अब वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, हर किसी को पसंद, मुझे भी इतनी नहीं थी। तो मैंने सर्च करा यूट्यूब पे कि लॉजिकल रीजनिंग क्लासेस वगैरह, तो मुझे अदिति मैम की क्लास मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैराथन मिली जिसमें अदिति मैम और शायद रचना मैम दोनों मिलकर पढ़ा रहे थे। तो वहां से मैंने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ना शुरू करा, और उसमें से पढ़ के जो लास्ट टाइम अटेम्प्ट लिया था वो क्लियर मेरा नेट इसी वजह से हुआ। तो मैंने पेपर 1 में अदिति मैम से लॉजिकल रीजनिंग पढ़ी, आईसीटी पढ़ा, और हायर एजुकेशन एक ऐसा यूनिट था जो मुझे अब भी नहीं पसंद और तब भी नहीं था। तो पेपर 1 तो मैंने इस तरीके से करा, और ये टारगेट बनाया कि मैम आप हमेशा ना एक चीज बोलते थे कि मेरे 99 क्वेश्चन ठीक थे जब आपने अपना अटेम्प्ट दिया था। तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे मैम के स्कोर के आसपास पहुंचना है, और वो था अंदर से कि अगर ये स्कोर पहुंच गए तो क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ लास्ट सेमेस्टर से इतनी अच्छी जा रही है, मतलब पहले 100 में हो जाते थे। तो मैंने दोनों पेपर को डिवाइड किया कि एक 35, एक में से 65, जो आपका एक्चुअल होता है मंथ की क्वालिफाई करने के लिए। तो मैंने उसमें डिवाइड करा, फिर उस हिसाब से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी। तो प्रिपरेशन स्टार्ट की, बट अभी जो आज का सिनेरियो है इसमें 100 में तो हम ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं, है ना। 100 में तो नेट ही हो पा रहा है अभी तो फिर आपने ये चीज़ कैसे बैलेंस की? लास्ट टाइम आपका नेट भी नहीं हो पाया था, आपने बताया 2 मार्क्स से, है ना। तो काफ़ी बड़ा गैप जो है इस बार आपको देखने को मिला कि आपने कम से कम 20 क्वेश्चन पे इम्प्रूवमेंट की होगी, तो जाके अब जेआरएफ आपका हुआ है। तो वो चीज़ कैसे आपने कवर की, वो गैप कैसे फिल किया? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 पार्ट्स में पेपर डिवाइड किया, एक जो आता है और एक जो नहीं आता। जो नहीं आता वो मुझे सीखना है,
और जो मुझे आता है ना वहाँ कोशिश करनी थी कि एक भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने डिवाइड करा, एक सपोज एग्जांपल लेके कि मेरी 5 यूनिट्स पेपर 1 में आती हैं, तो 25 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे कंफर्म। अगर वो 23 ठीक होते हैं तो मैं खुश हूँ, अगर वो 23 से 22 हो गए फायदा नहीं है फिर मेरा उस चीज को करने का। और वीकर जोन मैंने आप बताया, जैसे रीजनिंग अदिति मैम से पढ़ ली और आईसीटी अदिति मैम से पढ़ा मैंने। फिर एक यूनिट आती है हमारी आई थिंक हायर और पीडी जो हमारी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये दोनों इतने ढंग से नहीं पढ़ी। मतलब ऐसा करा कि अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों से, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 4 हो जाए या 5 हो जाए। तो उस तरीके से करते करते मैं मॉक्स देता था पेपर 1 के, जो फ्री वाले जेआरएफ पे आते थे हर वीक, वो दिए। वो थोड़ा लेवल से होता है, मॉडरेट टू हार्ड होता है, इजी नहीं होता। तो उसमें 26 क्वेश्चन ठीक इस हफ्ते, अगले हफ्ते 28 हुए, फिर 30 हुए, फिर एक टाइम आया कि 34 क्वेश्चन भी ठीक होने लगे थे। तो ऐसे पेपर 1 की जर्नी मेरी रही। और पेपर 2 तो मेरा ऑब्वियसली मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें भी 5 यूनिट्स मैंने डिवाइड करी, जैसे इनकम टैक्स, इकोनॉमिक्स, लीगल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मेरा अकाउंटिंग। ये 5 यूनिट्स तो ऐसी हैं जो ठीक होंगी, मतलब अगर मैं अब भी मॉक देने बैठ जाऊं तो ठीक कर लूंगा बिना रिवीजन के। फिर आती थी सेकंड यूनिट। तो मैम आपने ना स्टार्टिंग करी थी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोर्स की। तो मैंने वो रोज एक क्लास लगाया, बैठा, आपने पढ़ाया, जो नोट्स हैं आपने नोट्स पढ़े, फिर अपने बनाए उसी में से नोट्स, फिर जो पुराने नोट्स पढ़े वो उठाए। फिर मैंने देखा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो जो मेरे नोट्स थे उसमें बहुत से टॉपिक मिसिंग होते थे, बिकॉज ऑफ सोर्स इतने अवेलेबल नहीं होते कई बार। और एक चीज मैं बताऊंगा, जब मेरा नेट हुआ था ना मैम, तो 6 मंथ्स की प्रिपरेशन थी, मेरे 4 मंथ्स में 10 यूनिट्स हुई थी बस। फिर वो लास्ट के 1-1.5 महीने में वो 10 यूनिट कवर करना, वो थोड़ा हेडेक हुआ था। और उस टाइम पे ना यूट्यूब पे कुछ टीचर्स ने प्ले लिस्ट बना रखी थी, आपकी थी और एक दो टीचर्स और थे, वो उस टाइम पे थी फ्री, उनने वो प्राइवेट कर दी, पता नहीं क्यों, क्या हुआ रीजन। इस बार मेरे पे वो था नहीं, तो आपके नोट्स से और जो मैंने पुराने नोट्स बनाए वो तो मैच कर रहा हूँ बैठ के कि मैंने ये लिखा है, अरे मैम ने भी ये लिखा, तो अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ तो मुझे भी आता है कि नोट्स मैच कर रहे हैं। फिर कुछ यूनिट्स आई, जैसे मेरी होगी पेपर 2 में उसकी होती है बैंकिंग की हो गई, और एक दो यूनिट्स थी जैसे उसका इनकम टैक्स वगैरह तो मेरा अच्छा था ही था, लेकिन बैंकिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, ये तो 2 HRM वगैरह। हाँ, और HRM तो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, टू बी ऑनेस्ट, नहीं करता मन मेरा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ने का। तो आप ही क्लासेस ली, थोड़े बहुत नोट्स बनाए, पढ़ा। फिर करते करते पेपर 2 में एक लेवल ऐसा आया कि मैं 60 to 65 क्वेश्चन ठीक कर रहा था हर मॉक में। आपकी साइट पे मॉक हो गए, ओपन मॉक्स। और एक चीज बताऊंगा कि एक ना एनटीए की ऐप थी, अब प्ले स्टोर पे अवेलेबल पता नहीं क्यों नहीं है, क्या रीजन है, तो उसमें मैं मॉक्स देता था, 30-40 मॉक्स उसमें थे, मैंने कम से कम 25 मॉक्स दिए होंगे उसमें, और हर में किसी में 55 थी, किसी में 60। तो उस रेंज में मैं रहा था लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर से। वो अब ऐसा हुआ कि इस लेवल पे मैं हूँ कि 70+ मेरे हो रहे हैं ठीक। अब जा मतलब वो कहते हैं ना, बहुत से ना वीडियो से कमेंट्स पढ़ता था मैं आपके चैनल पे या फिर दूसरे चैनल्स पे भी, कि मैम मैंने 1 महीना पढ़ा मेरा जीआरएफ हो गया, मैंने 2 महीने पढ़ा मेरा जीआरएफ हो गया। फिर मैं होता है कि मतलब ये ऐसा क्या पढ़ रहे हैं जो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बट ये है कि स्लो एंड स्टडी कहते हैं ना विंस द रेस। फाइनली मेरे साथ ये हुआ। कामनेस के वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी कितनी ज़्यादा होगी आपकी, वो आप अब फील कर पा रहे होंगे कि मैंने जब पहले 6 महीने पढ़ा था और अब जो मैंने 1 साल बाद अपना रिजल्ट देखा है, और अब कितनी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल रही है। और यही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हमें कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, क्योंकि आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अगर खुद के ही कंसेप्ट डगमगाएंगे तो क्लास में जाके हम कैसे फेस कर पाएंगे इतने सारे बच्चों को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने जो बताया कि मैंने प्रॉपर स्ट्रेटजी जो है वो बनाई हुई थी कि क्या आता है क्या नहीं आता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। जो नहीं आता है उस पर काम करो, जो आता है उस पर जो है टॉप पे पहुंच जाओ। वो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज में पहुंचना है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है अभी यूनिट्स में। वो चीज़ बहुत बढ़िया आपकी रही। और मॉक टेस्ट जैसा आपने बताया कि कितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, तो यही चीज़ होती है जब आपको क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट लेके आनी है कि मेरे अभी 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मुझे 40 तक पहुँचना है पेपर 1 में, पेपर 2 में हमारे क्वेश्चन 50 तक सही हो रहे हैं, मुझे 70 तक पहुँचना है।
और ये रेंज आपको लेनी पड़ेगी, 70-40 का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो पेपर ही क्लियर नहीं होगा। 110 से भी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है JRF की, नेट की हमारी 97 पे कट ऑफ जा रही है। तो ये चीज़ आप धीरे धीरे सीखते हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत सॉर्टेड वे में अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और बहुत सही तरीके से आपने समझाया भी। बट येस, एक चीज़ जो है वो मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आप बोलते हो कि आपने बोला भी अभी कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ मैं गैप फील हो रहा है मेरा, कहाँ मेरे को ऐसे नहीं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कमी रह रही है। वो चीज़ें आपने जो है अपने सेल्फ नोट्स और जो ऑलरेडी अवेलेबल नोट्स हैं उनको मैनेज करके बनाया। बट उसमें जो है एक क्या चीज़ आपने ध्यान रखी, क्या तरीका था कि हर एक चीज़ को आप लिखते थे, या जो चीज़ें आती हैं उनको कम लिखो, या फिर जो नहीं आता उनको लिखो। वो नोट्स बनाने में बच्चों का बहुत टाइम जाता है और सबसे ज़्यादा कंसर्न यही आता है कि मेरा तो सारा टाइम नोट्स बनाने में ही चला जाता है, रिवाइज़ कब करें। तो वो चीज़ आपने कैसे कवर की थी? अब मैम एक्चुअली मेरी जर्नी 1 ईयर प्लस रही है, तो एक बार तो मेरे खुद के नोट्स हो गए, तो उस टाइम मैंने कंसेप्ट्स पढ़े थे, फिर आपके नोट्स गो थ्रू करे। तो जैसे मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे दिन में 8 ही घंटे पढ़ना है, 8 से 10, मिनिमम 8 मैक्सिमम 10, और वो होते थे स्टॉप वॉच के साथ कि अगर स्टडी टेबल से उठ गया हूँ तो वो टाइम खत्म, दोबारा स्टार्ट करूंगी। तो वो 8 घंटे ऐसे होते थे। अच्छा, मतलब कंटिन्यूअस 8 आवर्स लगातार 8 नहीं ऐसे नहीं, मतलब मैंने अभी 2 घंटे पढ़ा, अच्छा, जिसमें से आधा घंटा फोन चला लिया, तो वो हटा दिए। हाँ, मतलब टाइम डिवीजन किया हुआ था। ओके, हाँ, और मैं थोड़ा मेंटल हेल्थ पे फोकस करता था अपनी, तो ताकि ना पढ़ते पढ़ते थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते इंसान थक जाता है। तो मैंने 2 तरीके अपना रखे थे। एक कि दिन में 1 घंटा फोन चला लिया, अपने मन से गेम्स खेल ली जो खेलना है, शाम को पार्क चला गया वॉक पे। उसके अलावा अगर थक गया हूँ पढ़ते हुए, पेन लिया, पेज लिया और लिखने लग गया कि मेरे को आता कितना है इस यूनिट में से, बिना सोचे, बिना गो थ्रू करे सिलेबस क्या है और मुझे आता क्या है, वो चीजें लिखी। मैंने कम से कम 1 यूनिट 4 बार शॉर्ट नोट्स में खुद लिखी है, बिना बुक बंद करे, बिना बुक खोले। तो वो याद रहता था कि ये कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं। फिर आपकी और अदिति मैम की मुझे बात याद आती कि हमें आता तो है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन। तो जब मॉक्स देता था तो ट्रिक्स सीखी आपसे और अदिति मैम से कि एलिमिनेशन करो, या फिर आप ऑप्शंस को देखो और उसके हिसाब से याद करो कि इस ऑप्शन में क्या था। तो मॉक्स दिए, कुछ क्वेश्चंस मेरे मॉक्स में गलत होते थे, तो मैं क्या करता था, उन मॉक्स के पेज पे उतार लिया और बीच में रख दिया उसी यूनिट के। जब भी खोलूं तो मुझे याद है कि ये गलती करी थी, ये टॉपिक से गलती करी थी, तो उस चीज को दोबारा रिवाइज करा। इस तरीके से मैंने अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए मॉक्स दिए, बहुत दिए। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि स्टूडेंट सोचते हैं ना कि मैं 12 घंटे पढ़ना है, मैं कहता हूँ पढ़ना जरूरी है। आप 8 पढ़ो या 10 पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठा हूँ और मेरी प्रोडक्टिविटी आ ही नहीं रही तो फिर मेरा फायदा नहीं है उस चीज में। हाँ, ये तो है। कई बार होता है कि पेन पेपर सब साइड में रखे, फोन यूट्यूब ओपन करी, आपकी मैराथन लगा ली और वो मैराथन सुने जा रहा हूँ, आप पढ़ाए जा रहे हो, मैं सुने जा रहा हूँ, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। वो आधे से ज्यादा कंसेप्ट दिमाग में तब बैठते हैं जब 10 बार सुन चुके होते हो। मैंने आपकी एक वीडियो मिनिमम 3-3, 4-4 बार सुनी है मैम, आपकी भी सुनी है और टीचर्स की भी सुनी है, ऐसी बात नहीं है। और ये है कि मेहनत लगी है, और वो जब एक चीज को 4 बार सुना तो वो कंसेप्ट्स दिमाग में बैठे। जैसे एक बैंकिंग यूनिट होती है, हमें पता है वो फैक्चुअल है, डेट्स याद करनी है, तो वो ना खाली बैठा हूँ, अब बैठे बैठे टीवी देख रहा हूँ, जैसे मतलब दिन में होता है 1 आध घंटा टीवी देखने होते, देखे देखे कुछ चीज देखी, ऐड तो याद आ गई, यार वो कंसेप्ट था, उसमें डेट क्या थी, अब वो डेट याद ना है, वो होता है वो डेट याद नहीं आ रही, फिर बुक खोली, बताओ, फिर वो याद आता है कि ये डेट थी। और एक्चुअली में खाली बैठे बैठे मैं एक बार सब यूनिट्स को याद करता रहता कि किस सिलेबस में से क्या आ रहा है। 3-4 बार लिखा, फिर उनके नोट्स 3-4 बार पढ़े भी हैं, मॉक्स भी दिए हैं। फिर वो लेवल एक्चुअली बना कि जो लास्ट टाइम 80 क्वेश्चंस थे, जब मेरा पीएचडी हुआ था ओनली, और इस बार 110 के, वो 30 क्वेश्चन की रेंज में करी काफी है, तब हुआ ये चीज। नहीं, हाँ, ये चीज़ तो है। और सबकॉन्शियसली आप अगर चीज़ को बार बार दोहराते रहते हो ना, तो वो अल्टीमेटली आपको हेल्प करती है। और आपने वही चीज़ की कि अगर कुछ भी काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, बट वो चीज़ क्लियर है कि मेरे को एग्ज़ाम निकालना है, तो उससे रिलेटेड मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ ध्यान में रखते रहना है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और जैसे आपने बताया कि मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स मैथ्स DI थी, काफ़ी बच्चे इनको छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप सही कर रहे हो।
तो मॉक टेस्ट आपने बहुत सारे लगाए, ये सारी चीज़ें आपने बताई। कभी कभी जब ऐसा होता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है या हम चाह रहे हैं कि इस बार सोच रहे हैं कि हो जाएगा क्लियर बट नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे आप टैकल करते थे और कैसे फिर दोबारा कम बैक किया? क्योंकि 3 बारी जो है काफ़ी बड़ा टाइम हो जाता है ना, और आसपास भी हमें देखने को मिलता है ये इसका तो हो गया, जॉब लग गई, इसने तो क्लियर कर लिया, मेरा रह गया। तो वो टाइम को आप कैसे देखते हो और इससे आपको क्या सीखने को मिला? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस बार बहुत सारे कम मार्जिन से रह गए हैं, जैसे आप भी 2 मार्क्स से रह गए थे, ऐसे ही बहुत बच्चे ये चीज़ फेस करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैम मैं ना एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको मैं इग्नोर करूँ और पॉजिटिविटी की तरफ मैं जाऊँ। जब मेरा लास्ट टाइम पीएचडी हुआ तो मैंने डिसाइड करा दैट्स माय लास्ट अटेम्प्ट। अब जो अटेम्प्ट होगा ये लास्ट होगा। अगर नहीं होता है क्लियर जीआरएफ देन आई विल गो एंड सर्च फॉर जॉब्स असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट बेसिस पे जो मिल जाए। वो टारगेट क्लियर था। और बात रही कि रिवीजन पीरियड, मैंने आपको बताया कि कितनी बार रिवीजन हुई। अब ये होता था कि ना इंसान एक टाइम पे आके थक जाता है, सेल्फ डाउट जिसे हम कहते हैं, तो सिचुएशन सबको होता है वो सेल्फ डाउट। तो मेरा ये होता था कि अगर सेल्फ डाउट हो रहा है तो थोड़ी देर बुक्स को रखो और पेपर खुद से बात करो कि भाई क्यों नहीं हो रहा है या फिर क्या कमी रह गई है। तो मैंने ये चीज फाइंड करी, कमी एक्चुअली में एक तो होती है आपके पास क्या सोर्सेज अवेलेबल है और आप कितना कहते हैं ना ध्यान लगा पा रहे हो उस वक्त, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो उस चीज में मैंने करा कि पूरा फोकस रहना है जो चीज करनी है। और हाँ, एक चीज और, जब मैं पेपर देने इस बार बैठा था, लास्ट टाइम जब मेरा पीएचडी नहीं हुआ, दोनों चीज में एक फर्क था, वो थी मेरी कामनेस, कि मैं इस बार शांत था पेपर देने में। क्योंकि लास्ट टाइम ठंड में पेपर था और मेरा हेडेक हो गया पेपर से पहले हवा की वजह से, तो वो 10 क्वेश्चन वहां खराब हो गए, आते हुए क्वेश्चन में गलत टिक कर यार। पर इस बार मैंने अपने आप को ये बोला था कि पेपर 2 घंटे 40 मिनट में हो जाना चाहिए, ताकि 20 मिनट दोबारा से पेपर रिव्यू हो जाए, जो मार्क्स फॉर रिव्यू क्वेश्चन है वो ठीक हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस रखा है इस बार मैंने, ये मैं बोलना चाहूंगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे, मॉक टेस्ट के थ्रू टाइम मैनेजमेंट किया या अगर आप 10-15 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो उसको भी टाइम बाउंड करते थे? मैम एक्चुअली मैं मॉक में ना 2 घंटे मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ये होता है। तो मैं कहता था 1 घंटे 15 मिनट। ठीक है। क्योंकि घर में जब आप मॉक्स दे रहे हो तो मेरे पास ऑप्शन है अभी कि अगर गलती भी हो तो मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं ये कोशिश करता था, देख लूं कि स्पीड में कितनी गलती मैं कर रहा हूँ। मैंने ये भी देखा है, गलती करना भी देखा मैंने, कितनी गलती हो सकती है स्पीड में आके। तो फिर रियलाइज हुआ कि 1 घंटे 15 मिनट में पेपर हो रहा है, 55 ठीक आ रहे हैं। फिर जैसे ही उस टाइम को 1 घंटे 30 मिनट का, तो 60 ठीक हुए। तो वो रियलाइज हुआ कि थोड़ा और ध्यान से पढ़ूंगा क्वेश्चन को तो और कंसेप्ट क्लियर होंगे। हाँ, तो यही एक मेन रीज़न है कि आप कामनेस की बात कर रहे थे, तो पेपर में वो कामनेस आई क्योंकि आपने तैयारी उस चीज़ की कर ली। तो एक्चुअल में जो मॉक का मतलब होता है वो आपने किया कि जो मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट है, स्पीड में कितनी गलती हो रही है, रीडिंग में कितने मुश्किल आ रही है आपको, वो चीज़ आपने फोकस की। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी चीज़ें जान के। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड बहुत ज़रूरी है एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना, अपने फ्लोज को समझना और अपनी स्ट्रेंथ को समझना, सो दैट आप उन पे काम अच्छे से कर सको एंड उस जगह पे काम कर सको जहाँ रिक्वायर्ड है। मुझे एक चीज़ अच्छे से आती है और मैं उसी को रिवाइज करती जा रही हूँ, वो मेरा टाइम जो है वो मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, पर ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो आता ही है ना, वो तो रिजल्ट दे ही देगा। जो नहीं आता उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी चीज़ को फोकस में रखते चले और इसी तरीके से आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होगी। और इम्प्रूवमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है वो रजत की स्टोरी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने 25 क्वेश्चन सही कर रहे थे पेपर 1 में और वो 35 तक पहुँचे, है ना। कैसे वो 35 प्लस उन्होंने सही की और कैसे फिर 55-50 क्वेश्चन सही कर रहे थे पेपर 2 में और उनको उन्होंने 75-70 तक लेके गया। तो वो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आप इंक्रीज कर रहे हो, वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, वही उसी की वजह से आपका हो सकता है। और 3 बार नोट्स को पढ़ना, 2 बार नोट्स बनाना, रिवीजन करना, तो ये जर्नी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर कि आप सिलेक्शन ले रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कि इम्पॉर्टेंट है कि आपने जर्नी में सीखा क्या, और ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखने को मिलती है रजत की स्टोरी से। आई होप कि आप सभी के लिए सक्सेस स्टोरी बहुत इम्प्रूवमेंट आपकी जर्नी में लेके आएगी, बहुत इंस्पायरिंग रही होगी। एंड थैंक यू रजत फॉर बीइंग देयर। एंड यहाँ पे जो है आपने अपने बारे में बताया, अपनी चीज़ों को कैसे आपने कवर किया वो समझाया, एंड बहुत सारे बच्चे इससे जो है इंस्पायर होंगे। एंड येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज जो है वो आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में। एंड कोई भी डाउट है आपको रिलेटेड टू एनीथिंग यूजीसी नेट से रिलेट हो बस, तो
तो आप लोग पूछ सकते हैं, रजत ज़रूर उनका जो है रिप्लाई आपको देंगे, ठीक है। और फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, इसके बाद क्या करने का सोच रहे हो, पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर? फिलहाल मेरा फोकस एक असिस्टेंट प्रोफेसर पे है कि एक अच्छा टीचर बनना है ताकि मैं मेंटोर कर सकूं नेक्स्ट जनरेशन को। मेरा मेन फोकस फिलहाल ये है अभी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से ये चीज़ करेंगे। जिस तरीके से आपने अपनी स्ट्रेटजी बताई है वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हो, इम्प्लीमेंट करते हो एंड देन उनको बताते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस गाइज, आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि मैं ज़रूर करना चाहूँगी। आप सभी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं JRF अड्डा के साथ। एंड दिसंबर 2025 के लिए डिटेल कोर्सेज आपके लिए चल रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करिए, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को जानो, पहचानो एंड अपनी वीकनेस को पहचानो और उन पे काम करो। और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं डिटेल में, और कुछ भी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। साथ ही साथ रिसर्च, गाइडेंस एंड प्रपोजल मेकिंग पे भी हम इस बार बात करते हुए चलेंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। DEC20 कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट 20% डिस्काउंट। एंड येस, यूट्यूब चैनल पे भी बहुत अमेजिंग तरीके से आपके लिए तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि रजत ने भी बताया कि उन्होंने मैराथन्स देख के चीज़ें शुरू की थी, तो ये सारी चीज़ें आपको भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।